नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज आप सभी के बीच स्थानांतरण को लेकर के एसओपी जारी कर दिया गया है। जब से ट्रांसफर नियमावली आई थी, जो कि हमारा 25 जून को ही लागू हो गया था, 25 जून को ही आप सभी के बीच पब्लिश कर दिया गया था, तब से आप सभी के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। जैसे कि सर, सरप्लस टीचर किसे माना जाएगा? जो पहले से पदस्थापित है उन्हें माना जाएगा, या जो नए आए हैं उन्हें माना जाएगा? जिन लोगों ने एक बार म्यूचुअल ले लिया है या जिनका एक बार ट्रांसफर हो गया है, क्या उन्हें भी मौका मिलेगा? सर, वो 4 श्रेणी वाले जो स्कूलों की बात कही गई है, वो 4 श्रेणी वाले स्कूल कौन हैं? क्या पति-पत्नियों को इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा? जो दिव्यांग है उनको प्राथमिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस तरह के बहुत सारे आप सभी के सवाल थे। उन सभी सवालों का जवाब आपको इस पत्र में मिल जाएगा। विभाग के द्वारा जारी किया गया ये पत्र आप सभी के सवालों को पूर्ण विराम लगाने के लिए जारी किया गया है, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि इस पत्र को आप सभी के बीच आसान भाषा में समझा सकूं, जिससे कि आप सभी को मन में कोई भी सवाल ना रह जाए और इधर-उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक-एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। मैं भी आसान शब्दों में आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा, तो इसीलिए आराम से देखिएगा, इत्मीनान देखिएगा। 15-20 मिनट का हो सकता है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि और भी किसी अन्य वीडियो देखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नियमावली के लिए। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट जो है, इसमें बताया गया है कि जो प्रथम समय व्यवहार में नियमावली की कंडिका 3 का 9 में अंकित 5 वर्ष का न्यूनतम अवधि वाली जो बातें कही गई थी, उसको इसमें लागू नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों का जो देख लेते हैं 25/6/2026 को जो हम लोगों के बीच जो ट्रांसफर नियमावली आया था, उसमें बताया गया था कि कम से कम आपको जो है किसी भी विद्यालय में 5 वर्ष तक तो आपको काम करना ही होगा, है ना? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा। मतलब एक बार आप वहाँ पे पदस्थापित हो जाते हैं तो फिर आपको क्या होगा कि 5 वर्ष वहाँ काम करना होगा, उसके बाद जाकर के ही आपका ट्रांसफर होगा। तो ये वाले पॉलिसी में उसको, मतलब अभी जो ट्रांसफर हो रहा है इसमें उस बात को ध्यान, मतलब उसको इग्नोर कर दिया गया है, ठीक ना? उसको स्थिल कर दिया गया, मतलब शिथिल कर दिया गया है। वो वाला जो नियम है इस पे लागू नहीं होता है। उसके बाद 2 नंबर में बताया गया है कि परीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा जो इसका डिमेरिट कह लीजिए, या शिक्षकों को टेंशन देने वाली जो बात कही गई है, वो यही बात है कि जो प्रोबेशन पीरियड में है, उन लोगों को ट्रांसफर का मौका नहीं दिया जाएगा इस वाले पॉलिसी में। ठीक है? अब प्रोबेशन पीरियड में कौन है? तो प्रोबेशन पीरियड में आप सभी को मालूम ही है कि जो हमारे टीआरई 3 वाले जो भाई हैं, वो है प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक, जिन लोगों का नया में बहाली हुआ है, वो सभी इसमें आते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा-सा परेशानी तो है। लेकिन विभाग को ये बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि आखिर हमारे मंत्री जी ने लगातार ये बात बोला था कि जो भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद सब लोगों का ट्रांसफ़र कराया जाएगा। लेकिन अभी जाकर के ये चीज़ें सामने आई है, और ये बहुत ही चिंताजनक है, और शिक्षक बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कहा जाता है क्या कि 1 वर्ष का ही प्रोबेशन पीरियड रहेगा, लेकिन शिक्षकों के जब देखा जा रहा है तो शिक्षकों को 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। ये कहीं न कहीं जो है चिंता का विषय हमारे टीआरई 3 वाले भाइयों के लिए है, और जो प्रधानाध्यापक है, प्रधान शिक्षक हैं, उनके लिए। देखते हैं इस पर और क्या किया जा सकता है। हम लोग अपने तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा किया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट में आते हैं, स्थानांतरण हेतु सेवा अवधि या कार्य अनुभव इत्यादि की गणना हेतु शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि अथा 31 मार्च 2026 कट ऑफ डेट रहेगा। तो जो भी आप लोगों का ट्रांसफर वगैरह जो होगा, तो उसमें कहा गया है ना कि कार्य अनुभव को देखा जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा दिनों से वहां पे पदस्थापित है या सबसे कम दिनों तक पदस्थापित है। तो इसका गणना जो भी होगा, डेट वगैरह का गणना जो होगा, महीना का गणना होगा, वो 31 मार्च 2026 तक ही गणना होगा। मान लिए कि कोई वहां पे जो है जनवरी में अगर वो ट्रांसफर होकर के आए हैं तो उनको 3 महीना ही माना जाएगा। अभी जाकर के अगर आप जुलाई देखते हैं तो इस अभी तक तो उसका 7 महीना हो गया, है ना? लगभग 7 महीना चल रहा है। लेकिन वो 7 महीना नहीं माना जाएगा, उनको 3 महीना ही माना जाएगा कि वो वहाँ पे 3 महीना से ही पदस्थापित है, इस प्रकार से। ठीक है? विगत 2 वर्षों में स्थानांतरण, जो भी स्थानांतरित शिक्षक हैं, जिन लोगों का भी 2 वर्षों में ट्रांसफर हुआ है, उन लोगों को भी इसमें मौका मिलेगा। तो जो भी टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर जो विशिष्ट शिक्षक जिन लोगों का भी ट्रांसफर हुआ है, वे लोग खुश हो जाएँ कि भाई उन लोगों को दोबारा पुनः मौका जो है वो दिया जाएगा। मतलब वही ना, किसी को खुशी मिल रही है तो किसी को गम, तो दोबारा उन लोगों को मौका इसमें दिया जाएगा। तो जो भी शिक्षक जो म्यूचुअल लेकर के इधर-उधर फँसे हुए थे, और जो भी 6 जिला के आधार पे गए, 3 जिला के आधार पे गए, तो उन लोगों के लिए मौका, एक अच्छा मौका जो है लेकर के आया है। तो आप लोगों को जो है इसमें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। विभाग द्वारा निर्गत मानक मंडल के आधार पर विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता के गणना हेतु शैक्षणिक स्तर सत्र जो है 2025-26 के नामांकन को आधार माना जाएगा।
तो 25-26 जो आप लोग का सेशन था, उसमें जो भी विद्यालय में एडमिशन हुए थे उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा कि भाई उस विद्यालय में इतने स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उसी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वहां पे टीचर्स का ट्रांसफर कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वही बात 6 नंबर में भी वही बात बोला गया है कि प्रत्येक विद्यालय में जो है एक प्रधानाध्यापक का पद जो है वो स्वीकृत है। तो इसी वजह से वहां पे जब भी टीचर की और बच्चों का रेशियो मिलाया जाएगा तो वहां पे प्रधानाध्यापक को छांट के या फिर अलग से, क्योंकि एक तो वहां पे प्रधानाध्यापक रहना ही है, उसके अलावा जो टीचर्स होंगे वो बच्चे के रेशियो के अकॉर्डिंग वहां पे एडजस्ट करना होगा। तो इस बात को बताया गया है। प्लस में एक बात और बताया गया है इसमें कि अगर कोई स्कूल मिडिल स्कूल है, मतलब 1 to 8 वाला अगर कोई स्कूल है, तो वहां पे क्या करना है, 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग टीचर की गणना होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब अलग अलग होगा। ऐसा नहीं मान लेना है कि 1 to 8 में इतने सारे शिक्षक बच्चे हैं, मतलब 150 बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उतना टीचर एडजस्ट कर लीजिए, नहीं। 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग शिक्षकों का जो है वो वहां पे जो है टीचर्स को अपॉइंट करना है। 6 to 8 में अधिकतम आप 12 शिक्षकों को जो है पदस्थापित कर सकते हैं, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है कि 6 to 8 में अकेला 6 to 8 में 12 शिक्षकों को अधिकतम जो है वहां पे पदस्थापित किया जा सकता है। और 1 to 5 में फिर डिपेंड करता है कि 1 to 5 में कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पे टीचर्स का जो है पदस्थापन किया जाएगा, ठीक है। 7 नंबर में आ जाते हैं समायोजन या हेतु अधिशेष शिक्षकों वाले विद्यालय एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। तो जहां पे भी ज्यादा शिक्षक है या जहां शिक्षकों की आवश्यकता है, ये दोनों ही जो सूची होगी वो जो विभाग का जो पोर्टल है उस पर ये क्लियरली दिखता हुआ रहेगा। उसके बाद क्या करना है, अपना जो जिला का टीम है वो जिला टीम ये डिसाइड करेगा कि कौन से, मतलब विद्यालय का सूची आ गया तो उसमें जो शिक्षक है वो कौन अधिशेष है ना। तो अधिशेष शिक्षकों की कैसे गणना होगी, तो उसको देखने के लिए ये देखना है हम लोग को पॉइंट नंबर 8 का 1, 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा। तो जो भी शिक्षक 5 वर्ष से अधिक समय से वहां पे पदस्थापित है तो उन्हें वहां पे वो सरप्लस टीचर के तौर पर माना जाएगा और सबसे पहले उन्हीं का ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। अब 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अधिक हो, अगर मान लीजिए कि वहां पे जो भी टीचर है सरप्लस टीचर, उसमें से अगर 2 टीचर आ जाते हैं जो वहां पे है, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक, तो इसमें से सर जो है वो कौन होगा सरप्लस, दोनों में से कोई एक सरप्लस होंगे ना, तो उसको कौन माना जाएगा, है ना, किसको पहले प्राथमिकता मिलेगा, तो जो वहां पे सब पहले से पदस्थापित है उन्हें पहले सरप्लस माना जाएगा। तो जो जितना पुराना होगा कोशिश यही होगा कि उनको वहां से सबसे पहले हटाया जाए, ठीक है। इस बात को आप एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए। किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अब ये 2 नंबर पॉइंट देख करके लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर एक जगह कह रहा है कि जो सबसे पुराना है उसको हटाओ और एक जगह कह रहा है कि सबसे नया है उसको हटाओ, ये क्या बात हो गया, ठीक है। तो अगर 5 साल से अधिक समय से वहां पे शिक्षक पदस्थापित है और वो शिक्षकों की संख्या 1 या 1 से अधिक है तो वो सरप्लस टीचर है, ठीक है, जो सबसे पुराना है वो सरप्लस टीचर है, ठीक है। और मान लिए कि उस विद्यालय में सभी 5 साल के नीचे के हैं, मतलब वहां पे छठे चरण वाले लोग भी हैं, TRE 1 वाले भी है, TRE 2 वाले भी है, वहां पे कोई भी जो है उससे पहले वाले जो आपका टीचर वहां पे नहीं है, तो उस परिस्थिति में जो सबसे बाद में वहां पे आए हैं उन्हें सरप्लस टीचर के तौर पर माना जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा। और देखिए, दिमाग यहाँ पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विभाग ये कोशिश कर रहा है कि 5 साल, देखिए अभी आप नए हैं तो नए आपको हटा दिया वहां से, अब वहां पे जिसका किसी का मान लीजिए कि 4.5 वर्ष पूर रहा है, ठीक है, 5 वर्ष नहीं पूरा है, 6 महीना इंतजार करेंगे, अगले वर्ष फिर पॉलिसी आएगा तो उसमें क्या होगा कि जो इनका 5 साल पूर जाएगा तो ऐसे भी इनका ट्रांसफर तो करना ही है, तो उनका जो है 5 सालों के बाद जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला दिमाग यहाँ पे लग रहा है, मतलब पुराने शिक्षकों को किसी को भी 5 साल के बाद उस विद्यालय में नहीं रखा जाएगा, इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अधिशेष शिक्षकों की पहचान की प्रक्रिया वही है, पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी। इसमें विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, ये सारी चीजों को देख करके ही किया जाएगा। सिंपल सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होगा।
अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापन स्थानांतरण हेतु विकल्प देने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जितने भी सरप्लस टीचर होंगे सभी लोगों को विकल्प मिलेगा कि भाई आपको जहां जाना है आप उसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और वो लोग रिक्तियों के माध्यम से कम ज्यादा से ज्यादा जो है 30 विद्यालयों को वो विकल्प दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। और उसी में देखा जाएगा कि जहाँ पे अगर मान लिए कि उनका एक नंबर में पहले फर्स्ट में देखा जाएगा कि उनका ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नंबर देखा जाएगा। तो इस प्रकार से उनको वहां पे ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी सरप्लस टीचर होंगे वो लोग अधिकतम 30 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। यदि अधिशेष शिक्षकों को उसके द्वारा जिला के अंदर दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प के विद्यालय में स्थानांतरण पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे, ठीक है। तो अगर उन्हें 30 विद्यालयों में उनका ट्रांसफर हो गया, 30 जो उन्होंने ऑप्शन दिया है उसमें हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जिस विद्यालय में वो अभी हैं तब तक वो वहां पे बने रहेंगे जब तक कोई विभाग की तरफ से निर्णय नहीं ले लिया जाता है। शिक्षक आवश्यकता वाले एक ही विद्यालय में यदि एक से अधिक सरप्लस या अधिशेष शिक्षक द्वारा विकल्प दिया जाता है तो नियमावली के अनुलग्नक एक में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के आधार पर अधिक अंक पाने वाले शिक्षकों को पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। मान लिए कि एक ही विद्यालय में, क्योंकि सरप्लस वहां पे जो है जहां पे रिक्ति है वो तो दिखेगा सभी लोगों को। अब मान लिए रिक्ति वाले विद्यालय में 2 सरप्लस टीचर जो है जाकर के फॉर्म भर देते हैं कि मुझे यहाँ पे आना है, तो उसमें प्राथमिकता किनको मिलेगा? तो इसको लेकर के आप लोगों को पुराना वाला नियमावली पता ही है जो आप लोगों के बीच 25 जून को जारी किया गया था। उसके अनुलग्नक एक में हम लोग चीजों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से, वही है ना, कहा गया था बीमारी वाला, है ना, कि सबसे पहले स्थानांतरण अंक, ठीक है, बराबर पदस्थापन स्थल का अंक, है ना। पदस्थापन स्थल का अंक आप लोगों को पता होगा जो श्रेणीवार यहाँ पे दिया गया था पदस्थापन स्थल अंक, ठीक है। श्रेणी 1 मतलब जो 20% एचआरए वाले है ना, तो वहां पे आपको, अगर आप वहां पे हैं 1 वर्ष के लिए तो आपको 1 ही अंक मिलेगा। श्रेणी 2 में आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 10% वाले का 2 अंक मिलेगा। श्रेणी 3 में 7.5% वाले का, और श्रेणी 4 में आ जाएगा आपको जो 5% एचआरए हैं उनके बारे में, तो उनको 5 अंक मिलेगा, है ना, पदस्थापन अंक। उसके बाद जाकर के सेवा अंक, कितने वर्ष से वहां पे पदस्थापित है तो उसके अनुसार उनको मिलेगा। और आ जाएगा फिर आपका वरीयता अंक, ठीक है। तो ये सभी अंकों को मिला करके जो सबसे वरीय होंगे, जिनको ज्यादा अंक मिलेगा, उन्हें जो है वहां पे प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसे अधिशेष शिक्षक जो अंतर जिला, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों के मन में यह सवाल था कि सर सरप्लस टीचर्स को क्या अंतर जिला स्थानांतरण होगा या नहीं होगा? तो इस नियमावली में दोनों ही बातें कही गई है कि अंतर जिला भी स्थानांतरण होगा उनका, अंतर प्रमंडल भी स्थानांतरण होगा, प्रमंडल के अंदर भी स्थानांतरण होगा, और जिला का अंदर भी स्थानांतरण होगा। मतलब सभी स्तर पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा जिला के अंदर स्थानांतरण को, ठीक है। सरप्लस शिक्षकों को समायोजन की स्थिति में सबसे पहले प्राथमिकता अगर आप जिला के अंदर का विकल्प देते हैं तो उस स्थिति में आपका जो है ट्रांसफर पहले होगा। यही बात, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ऐसे अधिशेष शिक्षक जो अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु इच्छुक हो वे 5-5 जिला 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकेंगे, जिसके आधार पर प्रथमतः जिला प्रमंडल आवंटन पर नियमानुकूल विचार किया जा सकता है, परंतु संबंधित शिक्षक को अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण में से कोई एक ही विकल्प उपलब्ध रहेगा। मतलब या तो आप जाइएगा अंतर जिला अंतर प्रमंडल में, या तो आप आवेदन कीजिएगा जिला के अंदर, या अंतर मतलब अंतर प्रमंडल के स्थानांतरण, मतलब वो दोनों में से कोई एक में आप जाइएगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप अंतर जिला के लिए भी अप्लाई कर दिए और जिला के अंदर का भी आपने 2-4 ऑप्शन चूज कर लिया, तो उस परिस्थिति में जो है आपका वो ट्रांसफर मतलब बेकार हो जाएगा। जैसे पिछला बार हुआ था, पिछला बार में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है अंतर जिला के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए थे और जिला के अंदर में भी 1-2 ऑप्शन डाल दिए थे, तो उनको अंतर जिला में नहीं हुआ ट्रांसफर, उनको जो है मान लिया गया कि आप सेम जिला के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो उस प्रकार की परिस्थिति होगा। आपको अगर दोनों में से कोई एक, या तो आप जिला के अंदर ट्रांसफर ले लीजिए या तो जिला के बाहर ट्रांसफर ले लीजिए, आप दोनों ऑप्शन नहीं डालिएगा, ये बताया गया है इसमें। जिला एवं प्रमंडलीय संवर्ग में के ऐसे अधिशेष शिक्षक जिनका अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण स्वीकृत होने के उपरांत यदि सामान्य स्थानांतरण अंतर्गत आवंटित जिला प्रमंडल में अधिकतम 30 विद्यालयों में
स्थानांतरण विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन नहीं होता है तो उनका जिला प्रमंडल का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। ठीक है, चाहे पहले आपको मान लिया कि आपने फॉर्म अप्लाई किया और आपको वहां पे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपका जिला दिखा दिया कि हाँ अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट बक्सर, है ना, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट भोजपुर दिखा दिया। ठीक है, लेकिन आगे जा करके आपको फिर क्या होगा कि जो जिला टीम होंगे, जिला कमेटी होगा, वो आपका विद्यालय आवंटन करेगा। मान लिया कि विद्यालय आवंटन करते समय उनको कोई आपने जो 30 विकल्प दिए थे, उस 30 विकल्प में उन्हें कोई भी विद्यालय नहीं मिला जहां पे रिक्ति है, तो फिर वो आपका ट्रांसफर नहीं करेंगे और आपका जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट था उसको भी निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ट्रांसफर नहीं होगा, यही बात यहाँ पे कहा गया है। तो जो भी आप 30 विकल्प देंगे, अब वो किस्मत के ऊपर है। ठीक है, उसमें अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि वो 30 के अगल बगल में सर दे दीजिए, तो इस प्रकार से आपका नहीं कराया जाएगा। जितना विकल्प आप देंगे, अगर उसमें सीट है तो आपका ट्रांसफर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। आप फिर अगले वर्ष ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक भी है। इस प्रकार से ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें समानुपातिकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा। ठीक ना, तो जो मान लिए कि 31 मार्च तक जिनका आयु जो है 58 वर्ष के जो व्यक्ति हो गए हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है कि उनको सरप्लस में तो नाम आ ही जाएगा, लेकिन उन्हें जो है बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं नहीं आप जबे कीजिए। ठीक है, आप सरप्लस है तो आप आवेदन करबे कीजिए, इस प्रकार से उन पर बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका 2 साल का जॉब ही बचा हुआ है, तो उसके बाद तो रिटायर ही हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वप्रथम समायोजन या समानुपातिकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सबसे पहले तो यही होगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन होगा, जिसके तहत जिला संवर्ग के शिक्षकों का जिला के अंदर ही समायोजन किया जा सकता है। तो वही वाली बात कही गई है कि देखिए अंतर जिला के बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है कि अंतर जिला के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 में आपको ये बात कही गई है। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया है कि 12 नंबर पॉइंट में कि जिला संवर्ग के शिक्षकों को जिला के अंदर ही समायोजन किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जिला के अंदर आपको रेशनलाइजेशन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षकों को प्रमंडल के अंदर समायोजन किया जा सकता है। तो ये पहले, मतलब मुझे लगता है कि ये पहले किया जाएगा और उसके बाद जाकर के अंतर जिला के लिए भी विचार किए जाएंगे, अंतर प्रमंडल के लिए भी विचार किए जाएंगे। ठीक है, तत्पश्चात उसके बाद क्या होगा, जब ये रेशनलाइजेशन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। तत्पश्चात पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सभी तरह के पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों पर जिला प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा विचार किए जाएंगे। तो फिर म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। म्यूचुअल ट्रांसफर पता नहीं क्या विचार करेंगे, टीचर एक जगह से जाएगा दूसरी जगह जाएगा, तो फिर विचार करने वाली बात नहीं, विभाग विचार करेगा, वैसे विभाग का काम है, करने दीजिए। 14 नंबर में समायोजन और समानुपातिकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार संशोधित रिक्ति प्रकाशित की जाएगी, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी है, ये है कि रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। जो रिक्ति बचेगी वो रिक्तियों को जो है आप लोगों को विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा और उसको देखते हुए आप क्या करेंगे कि अपना अगला फॉर्म भरेंगे। ठीक है, 30 विद्यालयों का मतलब अधिकतम 30 विद्यालयों का आप लोग चयन करेंगे और उसके अनुसार आप सभी का ट्रांसफर प्रक्रिया, फिर सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगा। पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत जिला प्रमंडल के अंदर एवं अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडल स्थानांतरण पर भी विचार किया जाएगा। तो वही है, सबसे पहले जिला के अंदर स्थानांतरण होगा, उसके बाद जो भी है अंतर जिला होगा, है ना, अंतर प्रमंडल होगा, ये सारे चीजें किए जाएंगे। जिला एवं प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण हेतु शिक्षकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध अधिकतम 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में विकल्प दिया जा सकेगा। ये आप लोग को मालूम है। सामान्य स्थानांतरण के तहत अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु पात्र एवं इच्छुक शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापक द्वारा क्रमशः 5-5 जिले एवं 5 बार प्रमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। आप अधिकतम 5-5 जिलों का विकल्प दे सकते हैं। ठीक है, मतलब 30 विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं और 5 जिला, मान लिया आप पटना भी दे दीजिए, आप आरा भी दे दीजिए, आप नालंदा भी दे दीजिए, आप गया भी दे दीजिए, आप बक्सर भी दे दीजिए, 5 जिलों का आप दे सकते हैं, अधिकतम 5 जिला, और वो 5 जिला के अंदर आप 30 विद्यालयों का चयन करेंगे। प्रमंडल में भी आप 5 प्रमंडल का चयन कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 5 प्रमंडल का चयन करेंगे और उसके बाद आप लोग फिर उसके बाद जिला का चयन करेंगे और जिला के आधार पर फिर आप लोग विद्यालय चयन करेंगे। परंतु संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण में से कोई एक विकल्प ही उपलब्ध रहेगा। आप लोगों को पता ही है, या तो आप अंतर जिला ट्रांसफर लीजिए या तो जिला के अंदर ट्रांसफर लीजिए। आप ये दोनों को आप वो खिचड़ी बना करके ट्रांसफर में अप्लाई नहीं कीजिएगा, तो पता चला कोई काम नहीं होगा आपका। जिला संवर्ग एवं प्रमंडल संवर्ग के शिक्षकों को प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों क्रमशः अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण की कार्रवाई राज्य स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। तो पता ही है कि अंतर जिला जब भी होगा या अंतर आपका प्रमंडल
जब भी होगा तो ये राज्य स्थापना समिति करेगी, और जिला के अंदर जो भी ट्रांसफर होगा वो जिला स्थापना समिति करेगी। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद जिला स्थापना, ऐसे शिक्षक 16 नंबर में, ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक एवं सामान्य स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं एवं उनका पारस्परिक स्थानांतरण होने की स्थिति में सामान्य स्थानांतरण हेतु दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लिया कि आपने म्यूचुअल ले लिया, म्यूचुअल लेने के बाद आप कहिए कि सर हम स्थानांतरण सामान्य स्थानांतरण वाला मेरे घर के बगल में विकल्प दिख रहा है उसमें भर दें, तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जिला संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित शिक्षक, प्रधानाध्यापक की वरीयता। तो वरीयता कैसे होगा, तो जिस जिला में आप जाइएगा, जिस प्रमंडल में आप जाइएगा, ठीक ना, वहां पे जो नियम कानून है, वहां पे जो उसके अनुसार जो है आप लोग का वरीयता डिसाइड किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि आप अपने संवर्ग में जो है सबसे कनीय हो जाइएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे जूनियर हो जाइएगा, यही बात है। यदि किसी एक विद्यालय के लिए 2 महिला शिक्षिका आवेदन किया है तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह प्रखंड वाली महिला शिक्षिका, ये सबसे बढ़िया है, और ये जो है हम लोग का हमेशा से मांग रहा है। हम लोग शुरू से ही, पिछले साल भी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मांग कर रहे थे कि जिनका गृह जिला है उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए, है ना। ऐसे पटना देखिए, पटना में बाहरी लोग भरे हुए हैं, बक्सर में बाहरी लोग भरे हुए हैं, और बक्सर के जो बेटी है, बक्सर के जो बेटे हैं, वो लोग जो है किसी अन्य अन्य जिला में मर रहे हैं, सर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात कहा गया है कि अगर मान लिए कि 2 महिलाओं ने आवेदन दिया पटना जाने के लिए, और रिक्ति है वहां पे, पटना जाने के लिए आवेदन दिया, उस स्थिति में अगर दोनों का अंक समान निकल गया, अंक को तो आप लोग गणना जानवे करते हैं, पदस्थापन अंक, उसके बाद क्या है, कौन कौन सा अंक था, तो उस प्रकार से वरीयता क्रम है ना, सेवा अंक, वरीयता अंक, तो इन सबको देखने के बाद पता चला कि दोनों का अंक सेम टू सेम है, तो उसमें फिर प्राथमिकता किनको मिलेगा, तो जो वहां के मूल निवासी है, पटना की ही है, तो उनको जो है वहां पे वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बावजूद भी क्या होगा कि इसमें फिर फर्क कैसे होगा, मान लिया कि दोनों ही पटना की ही है, तो उस स्थिति में देखा जाएगा कि भाई दोनों में से जो है वहां पे जो दोनों अप्लाई किए हैं, तो अप्लाई करने के बाद वो कौन से श्रेणी में आते हैं, तो वो अंक भी अलग अलग हो जाएगा ना, कि मान लिए कि आपका क्या है कि अगर श्रेणी 1 में आते हैं तो उनको 20% वाला जो मकान किराया भत्ता मिलता है, तो उसमें तो उनको एक ही अंक मिलेगा, तो अंक अंक का भी डिफरेंस वहां पे किसी न किसी प्रकार से हो ही जाएगा, ठीक है। और ये तो आप लोग को पता ही है कि किस प्रकार से जो है वरीयता को डिसाइड किया जाएगा, तो श्रेणी के आधार पर वरीयता होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि गंभीर बीमारी, है ना, उसके बारे में बताया गया है कि गंभीर बीमारी वाले को भी वरीयता दिया जाएगा। उसके बारे में फिर यहाँ पे चिकित्सा जो भी प्रमाण पत्र आप लगाते हैं, वो चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा या फिर चिकित्सा बोर्ड के द्वारा निर्गत होना चाहिए, और ये मतलब सरकारी होना चाहिए, कोई इस प्रकार से नहीं कि प्राइवेट से कहीं से बनवा लिए, कभी भी आप लोग का चेकिंग हो सकता है, और उस क्रम में जो है दिक्कत हो जाएगी। जो मॉडल स्कूल में, ये सबसे बड़ा समस्या है कि मॉडल स्कूल में जो शिक्षकों को पदस्थापित किया गया है, अभी प्रतिनियुक्त की गई है, उन लोगों का ट्रांसफर पर विचार नहीं किया जाएगा इस वर्ष। हो सकता है अगले वर्ष उन लोगों को मौका मिले, लेकिन जिन लोगों का ये मॉडल स्कूल में अभी प्रतिनियुक्ति है, उन लोगों को इस ट्रांसफर प्रक्रिया से वंचित रखा जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्ति होने पर अब जो भी इससे पूर्व में जितने भी ट्रांसफर को लेकर के जितने भी नियमावली निकला हुआ है, सारा का सारा जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अभी जो बातें हैं वो यहाँ पे ही है, मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो इस वाले पॉलिसी में TRE 3 वाले को जो भी प्रोबेशन पीरियड में है, उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जो 5 साल से अधिक जिस विद्यालय में पदस्थापित है, वो सरप्लस टीचर जो जितना पुराना है, 5 साल से अधिक वाले क्रम में जो जितना पुराना है, उनको जो है सरप्लस के तौर पर माना जाएगा। और 5 साल से कम की स्थिति में अगर मान लिए उस विद्यालय में सभी 5 साल से कम के शिक्षक हैं, तो उस परिस्थिति में जो सबसे अभी नए नए जो वहां पे जाकर के ज्वाइन किए हैं, उन्हें सरप्लस मानते हुए वहां से हटाया जाएगा, और बाकी जो 4 साल 3 साल वाले हैं उनका कोशिश किया जाएगा भैया जल्दी से जल्दी इनका 5 साल हो जाए और इनको वहां से हटाया जाए। मतलब ये पॉलिसी सिंपल सी बात है कि शिक्षकों को सरप्लस वाले की स्थिति में जो है पुराने शिक्षकों को हटाने के फिराक में ही यहाँ पे आया है, और बच्चों को ध्यान में रखते हुए चीजों को किया जाएगा। मानक मंडल वगैरह के बारे में आप लोग को पता ही है कि 1 to 5 में कितने टीचर्स चाहिए, 6 to 8 में कितने टीचर्स चाहिए, 9 10 में कितने चाहिए, उन सभी को देखा गया है, ठीक है। जिन लोगों ने पहले म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया है, या विभाग के द्वारा जो पिछला वाला ट्रांसफर हुआ था और उससे वो असंतुष्ट है, तो वो लोग भी इस ट्रांसफर के जरिए जो है वो जा सकते हैं। आप लोग अगर एक जिला में, जिला के अंदर और जिला के बाहर जब आप स्थानांतरण के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप जिला के बाहर ही स्थानांतरण के लिए अप्लाई करेंगे, जिला के अंदर वाला नहीं, या तो दोनों में से कोई एक विकल्प को चुनेंगे। आप अधिकतम 5 जिलों में का चयन कर सकते हैं, और 5 जिलों का जो है 30 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप 5 प्रमंडल का भी चयन कर सकते हैं, और 5 प्रमंडल में जो है
आप 30 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। पहले प्रमंडल खुलेगा, उसके बाद जिला खुलेगा, उसके बाद आपका ब्लॉक खुलेगा, ब्लॉक के बाद आपका विद्यालय खुलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को होगा। जो 58 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को सरप्लस नहीं माना जाएगा। अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। उम्मीद करता हूँ कि सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इसमें मिल गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल रह जाता है तो उस परिस्थिति में आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके अपने सारे सवालों का सवाल वहाँ पे रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से ही दे दूं। अगर कमेंट के माध्यम से नहीं दे पाऊंगा तो कल एक वीडियो और भी जो आप सभी के सवाल बच जाएंगे उन सभी सवालों को देखते हुए एक वीडियो कल अपलोड कर देंगे। आप लोग इतना वीडियो देख लिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अभी साथियों को भी शेयर कीजिए, उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। रही बात हमारा टीआर 3 वाले जो साथी हैं उन लोगों के लिए, तो हमारे तरफ से कोशिश किया जाएगा कि विभाग को एक बार इसे रिक्वेस्ट किया जाए कि सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस बार सभी लोगों को मौका दे दीजिए। अगले बार से जो आप लोग नियम कानून लगाना चाहते हैं लगाइए, लेकिन इस बार सभी को एडजस्ट करा दीजिए। जितने से ज़्यादा शिक्षकों को मौका मिलेगा उतना बेहतर ही है। शिक्षक मानसिक तौर पर अगर स्वस्थ रहेंगे तभी जा करके वो अच्छा शिक्षा भी दे पाएंगे, है ना। तो इस बात को विभाग को ध्यान में रखना चाहिए और सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। बाकी डिटेल में हम लोग फिर बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।